नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चमन मिश्रा। पिछले करीब 12 वर्षों से पत्रकारिता कर रहा था। भारत के कई बड़े मीडिया हाउसेस में काम किया। जब मन नहीं किया तो जॉब छोड़ दी और फिर वोकल भारत की शुरुआत की। आप लोगों ने खूब प्यार दिया। 2 महीने में हमारा YouTube का परिवार 12,000 सदस्यों का परिवार हो गया। इतने प्यार के लिए धन्यवाद। आज आप यहाँ कुछ नया देखेंगे। अभी तक आप वोकल भारत पर 2 वीडियो देखते थे, एक दिन में 3 बजे और दूसरा रात को 8 बजे। लेकिन आज से आपको वोकल भारत पर एक वीडियो मिलेगा रात के 8 बजे, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं YouTube के इतिहास का पहला YouTube ओनली राजनीतिक शो, ब्रांडेड न्यूज शो, जिसका नाम है ढाई चाल विशुद्ध राजनीति। क्या है ये नया शो? पहले इसका प्रोमो देख लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। दिन भर क्या हुई राजनीति, खबरों के पीछे की खबर क्या रही, मेनस्ट्रीम मीडिया का कचरा नहीं, कैमरों के पीछे की असली कहानी। ढाई चाल विशुद्ध राजनीति, हर रोज रात 8 बजे सिर्फ वोकल भारत पर। कैसा था प्रोमो? अच्छा था तो ताली बजा दीजिए। राहुल गांधी भी कह रहे हैं। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए, हाथ आप थोड़ा सा मार दीजिए। तो इस नए शो में हम राजनीति की बात करेंगे, खुलकर करेंगे। कैमरों के सामने की राजनीति नहीं, बल्कि कैमरों के पीछे की राजनीति को समझेंगे और राजनीति की वो कहानी आप तक पहुंचाएंगे जिस तक मेनस्ट्रीम मीडिया कभी नहीं पहुंचती। इस शो में हम दिन भर में घटित हुई राजनीतिक उठापटक के पीछे की कहानी देखेंगे और समझेंगे कि असली ढाई चाल कौन चल रहा है, कौन मात खा रहा है, कौन प्यादा बन रहा है और कौन बन रहा है वजीर। लेकिन याद रखिए, असली चाल ढाई चाल ही है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, हम आज से और अभी से अपने शो की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले एपिसोड की। ढाई चाल की पहली खबर बीजेपी के अंदर से निकल कर आई है। खबर यह है कि 2024 में भाजपा की रणनीति का पूरा जिम्मा शाह के कंधों पर आ गया है। चर्चा है कि जेपी नड्डा अपने गृह राज्य हिमाचल प्रदेश को नहीं बचा पाए, फिर कर्नाटक में भी बीजेपी हार गई। ऐसे में जिन अमित शाह ने 2014 में मोदी को जिताया, जिन अमित शाह ने 2019 में मोदी को जिताया, जिन अमित शाह ने मोदी को राजनीति का शहंशाह बनाया, वही अमित शाह अब 2024 की चुनावी जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। और सुनिए, आने वाले 15 जून के बाद कई राज्यों में बीजेपी के संगठन में बड़े बदलाव होते हुए आपको दिखेंगे और साथ ही बीजेपी और एनडीए की सरकारों में कई मंत्री भी आते जाते दिखेंगे, यानी कि मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा। ये सब होता दिखे तो चौंकिए मत, क्योंकि अमित शाह ने 2024 के लिए अपनी ढाई चाल चलनी शुरू कर दी है। ऐसे में एक बात और कही जा सकती है, अब इतना तय है कि 2024 के चुनावों के बाद जेपी नड्डा को बीजेपी अध्यक्ष पद से विदा कर दिया जाए। ढाई चाल में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लखनऊ की सियासी गर्मी की। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इन दिनों दिल्ली में इनके पैर कम ही टिकते हैं, बल्कि देश के सभी नेताओं से मिलकर अध्यादेश को कानून बनने से रोकने के लिए समर्थन मांग रहे हैं। पूरे देश में भिक्षाटन कर रहे हैं। केजरीवाल इसी सिलसिले में अब लखनऊ में अखिलेश यादव से मिलने भी पहुंचे। अखिलेश यादव ने तुरंत समर्थन का ऐलान कर दिया। केजरीवाल हाथ जोड़कर दिल्ली लौट आए। असली तस्वीर तो आगे दिखाएंगे, पहले आप देख लीजिए कि कैसे दोनों नेता मित्रता का दिखावा कर रहे हैं। हमें अपना अधिकार, दिल्ली के लोगों को अपना अधिकार पाने में 8 साल लग गए, लेकिन मोदी जी को 8 दिन लगे। 11 मई को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया और 19 मई को प्रधानमंत्री जी ने अध्यादेश पारित करके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को कैंसिल कर दिया, पलट दिया। 19 मई को क्यों किया? 19 मई की शाम को 5 बजे सुप्रीम कोर्ट बंद हो गया, वेकेशन हो गई सुप्रीम कोर्ट की। 5 बजे वेकेशन हुई, रात को 10 बजे रात के अंधेरे में मोदी सरकार ने अध्यादेश जारी करके सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कैंसिल कर दिया। यही दिखाता है कि उनके दिल में काला था। अगर वो 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का वो अध्यादेश जारी करते, हम सुप्रीम कोर्ट से जाके स्टे ले आते, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट बंद है, तो अभी हमें महीना भर रुकना पड़ेगा। जब सुप्रीम कोर्ट खुलेगा हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। लेकिन यह अध्यादेश जब संसद के अंदर आएगा
तो संसद में, लोकसभा में तो बीजेपी की मेजॉरिटी है, लेकिन राज्यसभा के अंदर बीजेपी के मेजॉरिटी नहीं है। 238 में से 93 केवल बीजेपी के हैं। तो अगर सारी नॉन बीजेपी पार्टियां मिल जाएं तो इस अध्यादेश को हराया जा सकता है, इसे गिराया जा सकता है। और अगर ये अध्यादेश गिर गया तो आप ये मान के चलिए कि 2024 का सेमीफाइनल हो जाएगा। राज्यसभा के अंदर अगर इनका अध्यादेश बिल नहीं बन पाता और हार जाता है, पूरे देश में बहुत स्ट्रांग मैसेज जाएगा कि मोदी सरकार दोबारा नहीं आ रही है। मेरी अभी इसमें काफी विस्तार से चर्चा हुई माननीय अखिलेश जी से, और मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। दिल्ली के लोगों की तरफ से, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की तरफ से अखिलेश जी का और उनकी समाजवादी पार्टी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि राज्यसभा के अंदर जब आएगा तो पूरे समर्थन करेंगे दिल्ली वालों का और इसका विरोध करेंगे। तो देखा आपने, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई 2 बिछड़े यार मिले हों, लेकिन ये तो कैमरों के सामने है। कैमरे के पीछे की खबर ये है कि समाजवादी पार्टी के अंदर ही अखिलेश के इस फैसले पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सूत्रों के अनुसार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सवाल उठा रहे हैं कि केजरीवाल ने 2013 में मुलायम सिंह यादव को भ्रष्ट बताया था, अखिलेश यादव को दंगा करवाने वाला बताया था, फिर क्यों अखिलेश यादव केजरीवाल का समर्थन कर रहे हैं। देखिए कैसे केजरीवाल उस वक्त समाजवादी पार्टी पर हमलावर रहते थे। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील का घोटाला हो गया, उत्तर प्रदेश में राशन का घोटाला हो गया, उत्तर प्रदेश में नरेगा का घोटाला हो गया, उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य का हर चीज का घोटाला हो जाता है उत्तर प्रदेश में। और फिर चुनाव के पहले एक दंगा करवा देते हैं, सारे घोटाले गए भाड़ में, मुसलमान जाके मुलायम सिंह की गोद में बैठ जाते हैं। अब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ही पूछ रहे हैं कि अखिलेश रायबरेली अमेठी में कांग्रेस की मदद करते हैं, नीतीश कुमार के एकता अभियान में भी साथ देते हैं, ममता बनर्जी की भी मदद कर देते हैं, अखिलेश सिब्बल को राज्यसभा पहुंचा देते हैं और अब केजरीवाल के साथ भी खड़े हो गए। तो सवाल ये उठ रहे हैं कि अखिलेश यादव की ये कैसी ढाई चाल है जो हर बार खुद को राजनीतिक नुकसान ही करवा लेती है। यूपी चुनावों में कांग्रेस से गठबंधन करके खुद का नुकसान कराया, हम सभी जानते हैं। इसके बाद बीएसपी से गठबंधन करके भी समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश को ही नुकसान हुआ। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अखिलेश यादव राजनीति के पहले असली संत हैं। वो क्या लेकर आया था, क्या लेकर जाएगा, ये दर्शन पर आगे बढ़ते हैं। इसलिए अपनी पार्टी से ऊपर विपक्षी पार्टी को रखते हैं और हर बार अपनी पार्टी को रसातल में ले जाते हैं। यही तो है संत होना। ढाई चाल में अब और आगे बढ़ते हैं। एक विशुद्ध राजनीतिक खबर ये सामने आई है कि 2024 लोकसभा चुनावों के लिए विपक्षी पार्टियां बीजेपी के खिलाफ जो एकता बनाने की कोशिश कर रही हैं, उसके लिए अब 23 जून को पटना में बैठक होगी। इस बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शामिल होंगे। राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, एम.के. स्टालिन और अखिलेश यादव समेत लेफ्ट के भी तमाम बड़े नेता हिस्सा लेंगे। ये तो कैमरों के सामने की खबर हो गई, लेकिन कैमरों के पीछे की खबर बहुत मज़ेदार है। देखिए, पहले ये बैठक होनी थी 12 जून को, पटना में तब भी होनी थी, लेकिन 12 जून को होनी थी। लेकिन तब कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पे खेल कर दिया, क्योंकि विपक्षी एकता की बागडोर नीतीश कुमार ने अपने हाथों में पहले से ही ली हुई थी। इसी बीच कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव जीत लिया। ऐसे में कांग्रेस ने 12 जून को होने वाली बैठक को कैंसिल करवाकर ये संदेश दे दिया है कि एकता वेकता सब ठीक है, लेकिन बॉस हम ही हैं, यानी कि पीएम राहुल गांधी ही बनेंगे विपक्ष की तरफ से। अब देखना ये होगा कि 23 जून को होने वाली बैठक में क्या निकल कर बाहर आता है, क्योंकि पहले तो कांग्रेस बैकफुट पे चली गई थी, लेकिन जब से कर्नाटक चुनाव जीता है उसके बाद से कांग्रेस दोबारा से फ्रंट फुट पे खेल रही है। और विपक्षी पार्टियों में इस बात को लेके कांग्रेस एक संदेश देना चाहती थी, जो उसने 12 जून की बैठक को कैंसिल करवा कर सीधे सीधे दे दिया। ढाई चाल में अब बात करेंगे पहलवानों की। पहलवानों को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह पर नाबालिग महिला पहलवान ने यौन शोषण के आरोप लगाए थे और दिल्ली पुलिस ने इन्हीं आरोपों के आधार पर पॉक्सो के तहत मामला दर्ज किया था। लेकिन अब खेल पूरी तरह से पलट गया है।
हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक नाबालिग के पिता ने कहा है कि उन्होंने और उनकी नाबालिग बेटी पहलवान ने ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के झूठे आरोप लगाए थे। उन्होंने यौन शोषण नहीं किया था बल्कि भेदभाव किया था, ये उस नाबालिग पहलवान के पिता का कहना है। अब आप समझिए, अमित शाह से मुलाकात के बाद पहलवानों ने अनुराग ठाकुर से मुलाकात की थी और 15 जून तक ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चार्जशीट दायर करने पर सरकार और पहलवानों के बीच में सहमति हुई थी। ब्रजभूषण शरण सिंह पर सबसे बड़ा आरोप नाबालिग का यौन शोषण का ही था। अब जब नाबालिग ही कह रही है कि उसने झूठे आरोप लगाए थे तो पॉक्सो केस का हटना भी तय है। इसका अर्थ ये है कि ब्रजभूषण शरण सिंह आज़ाद ही रहेंगे। हो सकता है कि पुलिस पूछताछ करे और गिरफ्तार भी करे, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह को जमानत मिलनी तय है। अब समझिए, इतने दिनों तक पहलवानों ने जो प्रदर्शन किया उससे इन्हें क्या मिला? कुछ भी नहीं, बल्कि पहलवानों का जो सम्मान था वो भी इन्होंने देश के सामने खो दिया। क्योंकि अगर ब्रजभूषण शरण सिंह पर कोई आरोप साबित नहीं होते हैं तो ये सिद्ध हो जाएगा कि पहलवान अपने निजी हितों के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसे में वो कहावत चरितार्थ होती है कि न माया मिली और न ही राम। आज पहला दिन है, इसलिए ढाई चाल में फिलहाल इतना ही। इन तमाम घटनाओं पर आपका क्या सोचना है? कमेंट सेक्शन में आइए, वहाँ भी चर्चा करेंगे। और साथ ही हमें ये ज़रूर बताइए कि आपको ये हमारा नया शो कैसा लगा। धीरे धीरे हम इसमें और सुधार करते जाएंगे। आप साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।